न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 1 ये है। रेस्ट शब्द का मतलब क्या होता है? जिसकी वेलोसिटी क्या हो? 0 हो। इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब क्या होता है? जिस पे नेट फोर्स क्या हो? 0 हो, राइट। जिस पे नेट फोर्स 0 हो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। जिस पे नेट वेलोसिटी 0 हो, जिसकी वेलोसिटी 0 हो, वो रेस्ट पे कहलाता है। दो रियल नंबर्स a और b हैं। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 0 है तो बताओ क्या होगा? दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या 0 होंगे। दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या 0 होंगे। a स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। दो पॉजिटिव चीजों को जोड़ के आप 0 पा नहीं सकते। इसका मतलब पक्का है तो क्या है? a भी 0 है और क्या है? b भी 0 है। a और b अलग अलग 0 है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि एक फोर्स fx है और एक फोर्स Fy है, ये Fx और Fy ये दोनों किसी नेट फोर्स के कंपोनेंट है। ये नेट फोर्स कौन है? F। F का x कंपोनेंट कौन है? Fx। F का y कंपोनेंट कौन है? Fy। क्या मैं लिख सकता हूं पाइथागोरस से? Fy यहाँ है तो Fy ये भी हो गया। तो क्या लिख सकता हूं यहाँ पे मैं? F स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ नेट फोर्स 0 है, F नेट 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 0 है। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों अलग अलग 0 है। Fx भी 0 है एंड क्या चीज? Fy भी 0 है। ऐसा है, ठीक है कि नहीं? पहली दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात, अब कैसे होगा ये? हमें ये जानना चाहिए कि x एक्सिस और y एक्सिस ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। कभी भी हम x में फोर्स लगा के y में मोशन नहीं पैदा कर सकते हैं, या y में फोर्स लगा के x में मोशन नहीं पैदा कर सकते। इसलिए हम x की बात बिल्कुल अलग करेंगे और y की बात बिल्कुल अलग करेंगे। कभी भी x की बात करते वक्त हम y की बात नहीं मिलाएंगे, या y की बात करते वक्त हम x की बात नहीं मिलाएंगे। ऐसा होगा। मान लीजिए चौथी चीज कि अगर कोई बॉडी है, इसमें कुछ फोर्सेस लग रहे हैं ऐसे, 12 न्यूटन ऐसा लग रहा है और 6 न्यूटन ऐसा लग रहा है, तो इस पे Fx कितना हो जाएगा? बोलो Fx कितना हो जाएगा? 12 इधर, 12 आदमी इधर खींच रहे हैं, 6 आदमी इधर खींच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 6 न्यूटन किधर की तरफ? किस दिशा में? प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? प्लस एक्स में 6 न्यूटन लगेगा प्लस एक्स में। लेकिन Fy कितना हो जाएगा? 0। वो तो फोर्स ही नहीं था, 0 हो जाएगा Fy। लेकिन अगर मान लीजिए इधर 3 न्यूटन लग रहा है, इधर 25 न्यूटन लग रहा है, तो Fy कितना हो जाएगा? 25 माइनस 3 कितना? 20 न्यूटन। किस दिशा में? माइनस y में लग रहा है। तो 20 न्यूटन, 2 न्यूटन लग रहा है माइनस y में और 6 न्यूटन लग रहा है प्लस x में। ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि ये बताइए, अगर ये कोई बॉडी है, इस पे फोर्स 3 न्यूटन इधर लग रहा है और इधर P लग रहा है, इधर Q लग रहा है और इधर 23 लग रहा है, और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी, ठीक ना? तो क्या करिएगा? P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की बात करते वक्त सिर्फ x की बात करिए, ये इसको बैलेंस करेगा, यानी P कितना हो गया? 3 और Q कितना हो गया? 23। ऐसा हो गया, राइट। x की बात करते वक्त x के फोर्स को बैलेंस कीजिए। कभी भी x का फोर्स y को बैलेंस नहीं कर सकता, ठीक ना? y की बात करते वक्त किसको बैलेंस कीजिए? y को बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि एक बॉडी है जो इक्विलिब्रियम में है और इस पे फोर्स लग रहा है P इधर, 2Q इधर और 20 इधर, इधर लग रहा है 30, इधर लग रहा है P, इधर लग रहा है Q, ऐसा लग रहा है, और ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक ना? तो आप क्या बोलिएगा? इक्विलिब्रियम में है यानी क्या चीज? इधर नेट कितना लग रहा है? बोलो P प्लस 2Q लग रहा है इधर नेट, और इधर कितना लग रहा है? 20। इधर ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? 30। ये नीचे है P और Q भी नीचे है, तो P और Q मिलके कितना हो गया नीचे? P प्लस Q हो गया। नेट फोर्स 0 होना चाहिए x में, तो क्या लिख दोगे? पहला इक्वेशन P प्लस 2Q इज इक्वल टू कितना? 20। इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होना चाहिए। दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में, तभी वो बैलेंस करेंगे। फोर्सेस बैलेंस करते हैं, कैंसिल नहीं करते, बैलेंस करते हैं, कैंसिल नहीं करते, ठीक है। अच्छा Fy क्या हो जाएगा? बोलो
ये बराबर ये, P प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 30 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे, P गया काम से, दिस माइनस दिस, Q कितना हो जाएगा -10, वापस उठा के इसमें रखो तो P कितना हो जाएगा 40 आ गया। P और Q तो ये रास्ता है कि नहीं? इक्विलिब्रियम ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक बात है। चलिए F इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन का दूसरा नियम है। ख्याल रहे कि मास, ए और फोर्स ये तीनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मतलब कि इनकी फिजिकल मीनिंग है, इनका कुछ अर्थ होता है, फिजिकल क्वांटिटीज है, इनके कुछ फिजिकली कुछ किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर m और a को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसका नो फिजिकल मीनिंग, इसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होती है, नो फिजिकल मीनिंग। ये कैसी क्वांटिटी है? मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होती है। जैसे मास क्या बताता है? किसी बॉडी के अंदर कितना मास है, राइट, कितना पदार्थ है, कितना मैटर है, ये मास बताता है। एक्सेलरेशन क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर कह लीजिए प्रीवियस सेकंड की तुलना में अगले सेकंड में जितना मीटर चला है वही एक्सेलरेशन होता है। अगर आज आप 10 रोटी खाते हैं और कल 17 रोटी खाते हैं तो आज की तुलना में कितना ज्यादा खाए? 7 रोटी, तो कितना एक्सेलरेट किए? 17, 7। अब मान लो 3 और एक्सेलरेट कर दिए अगले दिन, तो कितना पा गए? 20। अगले दिन 24 खा लिए मान लो दिन भर मिला करके, तब और कितना हो गया एक्सेलरेशन? 4। फिर अगले दिन 32 खा लिए, तब क्या हो गया? 8 हो गया, है कि नहीं? पिछले दिन की तुलना में जितना ज्यादा खा लेते हो वही एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है। पिछले सेकंड की तुलना में अगले सेकंड में जितना मीटर ज्यादा चलते हो वही एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक ना। लेकिन m इंटू ए ये एकदम बेकार बात है, इसका कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है। पहली बात, अलग से मास, अलग से एक्सेलरेशन, अलग से फोर्स, ये तीनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिक्स के शब्द हैं। लेकिन m इंटू ए कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है, राइट। पहली बात तो ये हो गई। अगर आपने एक तराजू पे, एक बैलेंस पे इधर की ओर 2 किलोग्राम का बटखरा रख दिया, 2 kg का आपने वेट रख दिया, और यहाँ पे आपने कुछ आलू रख दिया, तो आप क्या कहते हैं? 2 kg का जो वेट है दैट इज इक्वल टू सम पोटैटोज, कुछ क्या, कुछ आलूओं के बराबर है ये, है कि नहीं? तो आप क्या बोलिएगा कि दे आर इक्वल। तो जो वेट है दे बोथ आर क्या? बोथ आर इक्वल, डिफरेंट, सिमिलर, क्या क्या है ये इक्वल है और डिफरेंट है, सिमिलर थोड़ी है। ये दोनों इक्वल है मास के लिहाज से, लेकिन डिफरेंट है। आलू आलू है और बटखरा बटखरा है, आप इसको थोड़ी सब्जी में डाल दीजिएगा, ऐसा तो होगा नहीं, है कि नहीं? इक्वल होना अलग बात है और सिमिलर होना अलग बात है। न्याय की दृष्टि से हम और आप समान है सब पूरे देश के लिए, लेकिन मैं अलग आदमी हूं, आप अलग आदमी हैं, सिमिलर तो है नहीं हम लोग, है कि नहीं? तो इक्वल होने से एक ख्याल पैदा होता है कि सिमिलरिटी का ख्याल पैदा होता है। तो ये दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली तुम बोलोगे यार कि F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, तो F एंड एम ए आर क्या? F एंड एम ए आर इक्वल, डिफरेंट, सिमिलर, क्या क्या है बताइए? इक्वल है और डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है। बात समझ में आई? जब सिमिलर नहीं है तो क्या एम ए एक फोर्स है ना? आलू आलू है, बटखरा बटखरा है, एम ए है, एफ एफ है। तो ये थोड़ी कहो कि चूंकि दोनों बराबर हैं इसलिए आलू जो है बटखरा है,
एफ और एम ए, कुछ लोग कहते हैं सिंस एफ इज इक्वल टू एम ए हेंस एम ए इज ए फोर्स। क्या इक्वल होने से सिमिलर हो जाते हैं? वो दोनों इक्वल जरूर है लेकिन सिमिलर नहीं है। फोर्स फोर्स है और एम ए है, राइट। तो इसलिए एम ए इज नॉट ए फोर्स, एम ए इज नॉट ए फोर्स, क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। किसका शब्द है? ये मैथ्स का शब्द है ना, ठीक बात है। दूसरी बात, भूल करके भी कभी एम ए को फोर्स मत समझिएगा, भी नहीं, ये फोर्स है ही नहीं। एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स होता है कॉज, ए होता है इफेक्ट। हमेशा आपको क्या दिखता है? कॉज दिखता है कि इफेक्ट दिखता है? इफेक्ट दिखता है भाई। बारिश हो रही है, दिख रहा है। अब बगल में फिल्म तो लगी नहीं होगी बारिश इस कारण से हो रही है, भगवान ने ठेका ले रखा है, कारण भी बताए, देखो बेटा बारिश इस कारण से हो रही है। तुम्हें क्या दिखता है? इफेक्ट। क्या नहीं दिखता? कारण नहीं दिखता, राइट। सड़क पे जाते हो, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हम लोग ऐसे जानवर हैं जो कि भीड़ इकट्ठी, आप खड़े हो जाते हैं, क्या बात है, पूछते हैं ना। अब एकदम मरे हुए आदमी हो तब नहीं पूछे, होगा कोई है कि नहीं, चले गए, भीड़ इकट्ठी है तो है ही। अब उतना डेड कोई तो वो और मरा हुआ जानवर है वो, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी समझदार होगे तो कम तुम खड़े होकर पूछोगे कि क्या बात है। और डरे हुए आदमी को कोई बात हुई ना, कोई हमारी वजह से ना भीड़ इकट्ठी हो, क्या बता, भीड़ हमारा ही इंतजार ना करिए, निकल लो धीरे से, है कि नहीं। फोर्स है कॉज, एक्सेलरेशन है इफेक्ट। फोर्स के कारण एक्सेलरेशन का इफेक्ट पैदा होता है, राइट। हमेशा आपके दिमाग में दो तस्वीरें बनती हैं, एक कारण का, एक इफेक्ट का, राइट। हम लोग हॉस्टल में चुरा लिया था साइकिल चुराया वो 500 रुपए का या 1500 रुपए का चुराया होगा। उसको पीटे से उसको दवाई कराने में अपना 5000 रुपए का इलाज कराना पड़ेगा। तो हमने कहा कि इसको उतना ही पीटो जितना चुरा रहा था, भाई उसका इफेक्ट कांच के बराबर हो जाए। उसको बेचारा चुरा रहा था 1500 रुपए का, अब पीटे तुम इलाज करवाएगा 5000 रुपए का, तो गड़बड़ बात है ना। उसको उतनी ही सजा मिले जितना वो चुरा रहा था, है कि नहीं। लेकिन गड़बड़ है, उसका ख्याल कोई करता नहीं। तो खैर, कॉज इफेक्ट, हमेशा आपके दिमाग में दो डायग्राम बनने चाहिए। क्या चीज? कॉज डायग्राम और क्या? इफेक्ट डायग्राम। साइंस क्या होती है? इफेक्ट से कॉज की खोज ही साइंस है। इनविजिबल से विजिबल का, सॉरी, विजिबल से इनविजिबल की खोज ही साइंस है। जो दिखता है उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, यही खोज विज्ञान है। बात समझे? अननोन से नोन से अननोन, ये ज्ञात है और ये अज्ञात है। हमेशा ये दिखता है, ये नहीं दिखता, ठीक है। तो यही बात है, हमेशा आपके दिमाग में दो डायग्राम बनेंगे। तो हाउ टू अप्लाई एफ इज इक्वल टू एम ए, बोलो हाउ टू अप्लाई एफ इज इक्वल टू एम ए, कैसे अप्लाई करोगे? बोलो। पहला, ड्रॉ फोर्स डायग्राम एंड क्या, एक्सेलरेशन डायग्राम। दोनों डायग्राम ड्रॉ करो। कौन कौन? फोर्स डायग्राम भी और एक्सेलरेशन डायग्राम भी। दूसरा, नेट एक्सेलरेशन की दिशा में ही नेट फोर्स होता है, नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही क्या, नेट फोर्स होता है। ये बात ख्याल में रख लो, नेट फोर्स की, एक्सेलरेशन की दिशा में ही नेट फोर्स होता है। अब लगा लो एफ इज इक्वल टू एम ए, इधर साइड फोर्स लिखो, इधर साइड एम ए लिखो, ऐसा कर लो तुम, ठीक है। अब होगा क्या, मान लो मैं कहता हूं कि एक बॉडी है जिसपे कि 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और 1 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है। बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, इसका एक्सेलरेशन बताओ। तुम क्या कहोगे? बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 10 - 1 9। तो नेट फोर्स बॉडी पे कितना लग रहा है, बोलो? 9 न्यूटन इधर लग रहा है। ये बॉडी का कौन सा डायग्राम है? ये बॉडी का फोर्स डायग्राम है। जिस दिशा में नेट फोर्स होता है उसी दिशा में क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन होता है। ये बॉडी का कौन सा डायग्राम है? एक्सेलरेशन डायग्राम है। क्या लिखोगे तुम? F इज इक्वल टू कितना, एम ए। एफ कितना था नेट, बोलो 9। मास कितना था, बोलो इसका 1 kg, है ना, 1 kg। एक्सेलरेशन कितना है, नहीं पता। ए कितना आ गया, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर। बात समझ में आई? हो सकता है इसका वाई में भी हो, वाई में जो है 20 न्यूटन लग रहा हो और नीचे जो है 13 न्यूटन लग रहा हो, ठीक है। तब आप क्या बोलिएगा, वाई में कितना हो गया इसका, वाई में कितना हो गया फोर्स, 20 ऊपर 13 नीचे। वाई में एफ नेट कितना हो गया, एफ वाई बराबर 7।
Fx कितना था 9। तो इसको तुम क्या बोलोगे, ये जो तुम्हारा एक्सेलरेशन भी दो तरह का हो जाएगा, ये Fx क्या है, फोर्स का x कंपोनेंट है, और Fy क्या है, फोर्स का y कंपोनेंट है। तो इसी तरह तुम्हारा Ax भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, Ay भी हो जाएगा। तो ये तुम क्या निकाले थे बोलो, तो Ax कैसे निकालोगे, फोर्स इन x बाई मास, और Ay कैसे निकालोगे, फोर्स इन y बाई मास, है कि नहीं। Fx कितना था बोलो 9, मास कितना था 1, Fy कितना था 7, बाई क्या 1, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या हो गया 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो इसका एक्सेलरेशन Ax हो गया कितना 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका ये कितना हो गया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स डायग्राम से हम एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे पाते हैं, ये बात आप समझे। x में अलग से फोर्स पता करते हैं, y में अलग से फोर्स पता करते हैं, और फिर x वाले फोर्स में मास से डिवाइड कर दीजिए तो एक्सेलरेशन मिल जाता है, और y वाले फोर्स पे मास से डिवाइड कर दीजिए तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। हमने आपको एक फोर्स डायग्राम दिया हुआ है और एक एक्सेलरेशन डायग्राम दिया हुआ है, ठीक ना। दोनों डायग्राम मैंने दे रखे हैं आपको। मैंने कहा कि आपको ऐसा हुआ कि इस बॉडी पे P फोर्स उधर लग रहा है और 10 इधर लग रहा है, इधर की ओर Q लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन जो है इधर की ओर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या ये बात सही है, बॉडी 2 किलोग्राम की है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है यार, और क्या। अब तुम क्या करो, x एक्सिस में लगाओ, F इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ये लगाना है। बोलो, हमेशा एक्सेलरेशन चाबी है, यही की है। तुम्हें दिया है कि एक्सेलरेशन किधर है, प्लस x एक्सिस में है, तो नेट फोर्स भी किस दिशा में होगा, प्लस x में होगा। तो इधर कितना फोर्स लग रहा है बोलो, P प्लस 10 लग रहा है, इधर कितना लग रहा है P प्लस 10, और इधर कितना लग रहा है Q। तो नेट फोर्स की, नेट एक्सेलरेशन किधर है बोलो, राइट में, प्लस x में, तो नेट फोर्स भी किधर होगा, प्लस x में। कौन बड़ा, P प्लस 10 की Q, हाँ, नेट एक्सेलरेशन राइट में है, इसलिए नेट फोर्स राइट की ओर होना ही चाहिए, इसलिए ये बड़ा होगा इससे। तो नेट फोर्स क्या लिख दोगे, P प्लस 10 माइनस Q इज इक्वल टू, इसका मास कितना 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना 3। ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक बात है। अगर मैं कहता हूं कि यहां पे एक फोर्स और लग रहा था 2Q, ठीक है, और ये जो है ऊपर की ओर 30 और नीचे की ओर 3P, ऐसा लग रहा है। Y में भी मैंने फोर्स लगा दिए, और इसका ये दे रखा है ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। तो x में जैसे जैसे काम किए थे वैसे वैसे ही क्या कर देंगे, y में कर देंगे। सिंस नेट एक्सेलरेशन किधर है, y में है, प्लस y में है, इसलिए नेट फोर्स भी किधर होगा, प्लस y में। यहां क्या देख रहे हो, ऊपर की ओर कौन लग रहा है 2Q प्लस 30, नीचे की ओर कौन लग रहा है 3P। नेट एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर, नेट फोर्स किधर होगा, ऊपर। कौन बड़ा होगा, 2Q प्लस 30 की 3P, 2Q प्लस 30 बड़ा होगा। तो नेट फोर्स की जगह क्या लिखोगे तुम, 2Q प्लस 30 नेट फोर्स माइनस कितना 3P, ये तो नेट फोर्स हो गया। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना था 2 kg, इंटू एक्सेलरेशन कितना था 2, दिया हुआ है एक्सेलरेशन 2। तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब पहला और दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, हमको P और Q मिल जाएगा। बात समझ में आई, कठिन हो गई क्या, समझ में आ रहा है टनाटन। नेगेटिव की बात नहीं है, वो जिस दिशा में होगा, नेगेटिव कोई अपनी भी दिशा थोड़ी होती है, जैसे कि जिस दिशा में होगा उस दिशा में लिखेंगे, फोर्स भी उसी दिशा में, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी उसी दिशा में। नहीं समझे, कोई बात नहीं, धीरे समझ जाओगे, करोगे तो समझ जाओगे। कुछ चीजें समझाने से नहीं समझ में आती, उम्र के साथ समझ में आती है। ऐसा हुआ कि कंसीडरिंग वेट,
अभी तक हम क्या कर रहे थे, बॉडी का वेट कंसीडर नहीं कर रहे थे, यानी अगर फ्री बॉडी डायग्राम पहले से गिवन ना हो, ठीक है, तो इसमें शुरू के वर्कशीट्स में हम लोग वेट कंसीडर नहीं किए हैं, लेकिन किसी एक वर्कशीट में तीसरी या चौथी के बाद वो बोला कि अब वेट को तुम कंसीडर करो, ठीक ना, वेट को कंसीडर करो। तो देखो हुआ क्या, एक बॉडी है 6 किलोग्राम की, इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, इधर लग रहा है P, ठीक है, नहीं ऐसा हो गया 6 न्यूटन, ठीक है, और इधर लग रहा है 2 न्यूटन, ठीक है, इधर लग रहा है 8 न्यूटन, ठीक ना, और इधर लग रहा है कितना 70 न्यूटन, और नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, ऐसा लग रहा है। और तुमसे पूछा है कि ये बताओ कंसीडरिंग वेट, अब बॉडी का वेट भी कंसीडर करो। किसी चीज का मास अगर m होता है तो उसका वेट कितना होता है, बोलिए mg होता है, ठीक बात है, यानी मास अगर g यानी g की वैल्यू हम लोग क्लास में 10 लेंगे, ठीक ना, जैसे इसका मास 6 किलोग्राम है तो 6 किलोग्राम का वेट कितना हो जाएगा, बोलो 60 न्यूटन हो जाएगा, है कि नहीं। तुम कहते हो कि मेरा वजन, जैसे मैं बोलूं कि मेरा मास 80 किलोग्राम है, मेरा मास कितना है 80 किलोग्राम, मेरा वेट कितना है 800 न्यूटन, बात समझे, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेट की यूनिट होती है न्यूटन। भूल के भी मत करना कि मेरा वेट 80 किलोग्राम है, लोग बोलते हैं कि मेरा वजन जो है, मेरा वेट जो है वो 60 किलोग्राम है या 70 किलोग्राम है, मेरा वजन, मेरा वेट नहीं 80 किलोग्राम है, मेरा क्या 80 किलोग्राम है, मास 80 किलोग्राम है, वेट कितना है 800 न्यूटन, बात समझ में आई। मास में जी से 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो वेट पा जाते हो तुम, ठीक बात है। चलिए, तो इस बॉडी का वेट कितना हो गया, बोलो 60 न्यूटन, तो वो भी तो हमेशा नीचे की ओर एक्ट करेगा, धरती हमारा माता है, वो हमेशा खींचती है अपनी तरफ कि चले आओ चले आओ। 60 तो इसका वेट हो गया नीचे की तरफ, 10 नीचे हो गया, 70 ऊपर हो गया, इधर कितना हो गया 58 और ये 10, तो नेट कितना हो गया इधर 48। मजे की बात ये कि 70 को 60 और 10 बैलेंस कर लेगा, ये दोनों मिला के 70 और 70 बैलेंस हो गया, तो क्या आ गया बोलो, ये 6 kg की बॉडी थी, इस पे Fy फोर्स कितना लग गया 0 और Fx कितना हो गया 48 न्यूटन। अब बताओ क्या निकालना है इसका, एक्सेलरेशन, मास से डिवाइड कर दो तो Ax क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास, यानी कितना 48/6 कितना 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और Ay कितना हो जाएगा 0, खत्म काम, है कि नहीं बात। यानी अब हम लोग कुछ 4-5 वर्कशीट के बाद बोला है कि आप वेट कंसीडर कीजिए, कंसीडरिंग वेट, शुरू में वेट को कंसीडर नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाए, एक 5 किलोग्राम की बॉडी है, उस पर फोर्स P लग रहा है, इधर 2Q है, इधर 330 है और 10 है, ऊपर की ओर 2P है और नीचे की ओर Q है और इधर की ओर 20 है, ऐसा है, और वेट को कंसीडर करते हुए लिखना है। ये इसका फोर्स डायग्राम बना के दिया हुआ है, इसका एक्सेलरेशन डायग्राम ऐसा दिया हुआ है कि इधर की ओर Ax बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और Ay बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम क्या करें, हमें ये कौन सा डायग्राम दिया हुआ है, फोर्स डायग्राम, फोर्स डायग्राम नहीं है ये, लेकिन जब वेट कंसीडर करोगे, वेट को अलग से लेने को बोल रहा है, तो वेट को अलग से लोगे तो 5 किलोग्राम का क्या रख दोगे वेट, वहां पे 50 न्यूटन ये रख दोगे। अब ये फोर्स डायग्राम बन गया, अगर वेट को कंसीडर कर रहे हैं तो। अब बताओ इसका हम लोग कैसे लिख लें, बोलो, इधर की तरफ 40 इधर, बोलो, और इधर कितना 2Q प्लस P, ये दोनों, ऊपर कितना हो गया 2P प्लस 20 और नीचे कितना हो गया, ये कौन सा डायग्राम है, फोर्स डायग्राम, और ये कौन सा डायग्राम है, नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं मतलब है। अब देखो नेट एक्सेलरेशन दाहिनी तरफ है तो नेट फोर्स दाहिनी तरफ होगा, तो 40 बड़ा होगा कि 2Q प्लस P बड़ा होगा, तो क्या लिखोगे 40 माइनस 2Q प्लस P इज इक्वल टू मास कितना इसका 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना 2, पहला काम। दूसरा क्या लिखोगे, नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर है यानी नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा, Q प्लस 50 बड़ा कि 2P प्लस 20,
q प्लस 50 माइनस 2p प्लस 20 इज इक्वल टू मास 5 एक्सेलरेशन 3। सॉल्व कर लोगे अब तो लीनियर इक्वेशन है, अब तो सॉल्व कर सकते हो, इसको भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसी एक शीट है जिसमें कंसीडर कर रहे हैं। कई बार बॉडी का मास दे देगा, देखो मास पूछ लेगा। एक बॉडी है जिसका मास m है और इस पे फोर्स जो है इधर लग रहा है 20, इधर लग रहा है 30, ठीक है, और नीचे की ओर इसका एक्सेलरेशन आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पूछा है कि बताओ ये कौन सा डायग्राम है, बोलो। ये फोर्स डायग्राम है, लेकिन मास m है तो इसका वेट mg भी दिखा दोगे नीचे। अगर वेट को कंसीडर कर रहे हैं तो लिखा होगा कि वेट को कंसीडर करो। ये बॉडी का कौन सा डायग्राम है, फोर्स डायग्राम, और ये कौन सा डायग्राम है, एक्सेलरेशन डायग्राम, है ना। तो क्या बोलोगे, बोलो। g की वैल्यू 10 होती है तो 10m प्लस 30 तो कितना आ गया, बोलो। 30 और 20 का नेट कितना आ गया नीचे, बोलो 10। 30 नीचे और 20 ऊपर, तो नेट कितना आ गया 10 प्लस कितना mg यानी 10m, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10m। तो क्या लिखोगे, नेट फोर्स नीचे की तरफ इतना है, इसका मास इतना है, एक्सेलरेशन इतना है। नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नेट फोर्स भी नीचे की तरफ होगा, तो क्या लिखोगे, F इज इक्वल टू कितना m इंटू ए। तो नेट फोर्स कितना हो गया नीचे की तरफ, बोलो 10 प्लस 10m इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2। तो इसको उधर भेज देना, कितना आ गया 8m इज इक्वल टू कितना 10। तो m कितना आ गया 5/4 किलोग्राम आंसर। तो कई बार तुम्हें सब दे देगा, मास पूछ लेगा, है कि नहीं। मतलब कुछ भी अननोन कर सकता है, फोर्स को अननोन कर सकता है, एक्सेलरेशन को अननोन कर सकता है, मास को पूछ सकता है कि नहीं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं शीट में। अच्छा ये बताओ, एक रॉड है, इस रॉड का मास जो है 5 किलोग्राम है, इसे मैं 70 न्यूटन 120 न्यूटन फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है, और जो है इस पे 80 न्यूटन फोर्स नीचे लगा रहा हूँ। ये बताओ रॉड का एक्सेलरेशन कितना होगा और किधर होगा। ये बताओ, इसका ये बॉडी किधर जाएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे, नीचे, क्योंकि कुछ लोग केवल इसको और इसको देखते हैं, जबकि इसका खुद का भी तो वेट होगा। इसका खुद का वेट कितना है, बोलो 50 न्यूटन। ऊपर कितना लगा रहे हो 120, नीचे कितना खींच रहे हो 80। नीचे की ओर टोटल कितना हो गया 80 और 50 कितना 130 हो गया, और ऊपर कितना हो गया 120। नेट फोर्स कितना हो गया नीचे, एफ नेट कितना हो गया नीचे, बोलो 130 माइनस 10 120 10। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 10/5 कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगी। बात समझ में आई है, ठीक है। तो ये हम तुमको आज सिखाए F = ma को अप्लाई करना। कैसे अप्लाई करेंगे, x की दिशा में अलग और y की दिशा में अलग। समझ में आया, ठीक है। ये तुमको होमवर्क दे जाएंगे। चलिए 30 पेज होमवर्क तुमको देंगे, वो तुम करके कल लाओगे, ठीक है ना। अच्छा अब तुम देखो, कोई बॉडी कोई किसी टेबल पे कोई पत्थर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। पत्थर का मास जो है वो 3 किलोग्राम है, तो पत्थर का वेट कितना हो गया, बोलो 30 न्यूटन। वो किस पे लगेगा, टेबल पर लगेगा 30, है ना। ये बात बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। बॉडी का वेट बॉडी पर ही लगता है, दूसरे पे नहीं लगता। तुम्हारा वेट है तो तुम्हारा ही ऊपर लगेगा, दूसरे को ऊपर क्यों लगेगा, सीधी सी बात है। पत्थर का वेट है तो किस पे लगना चाहिए, पत्थर पे। वो काली टेबल पे लगेगा, टेबल पे क्या लगेगा, टेबल का वेट लगेगा। नहीं समझे बात, जिसका वेट है उसको उसके ऊपर लगाओ भाई। पत्थर का वेट है तो पत्थर के ऊपर लगाओ, क्या समझे। पत्थर के ऊपर एक आदमी खड़ा होगा तो आदमी का वेट किस पे लगेगा, आदमी पे। और पत्थर का वेट किस पे लगेगा, पत्थर पे। और टेबल का वेट किस पे लगेगा, टेबल पे। कि आदमी का पत्थर पे, पत्थर का टेबल पे, टेबल का जमीन पे, जमीन का शेषनाग के सिर पे, है कि नहीं। ऐसा है क्या, नहीं। आदमी का वेट किस पे लगेगा, आदमी पे। पत्थर का वेट किस पे लगेगा, पत्थर पे। भूल के ही मत करना, मैं यहाँ खड़ा हूँ डैश पे तो मेरा वेट टेबल पे नहीं लग रहा, डैश पे नहीं लग रहा है, मेरा वेट मुझ पे लग रहा है।
तुम बैठे हो बेंच पे तो तुम्हारा वेट किस पे लग रहा है, तुम्हारे ऊपर लग रहा है, ना कि बेंच के ऊपर लग रहा है। पंखा टंगा है हुक से, तो पंखे का वेट किस पे लग रहा है, हुक पे ना पंखे पे। तो क्या लग रहा है हुक पे, क्या लग रहा है ग्राउंड पे, क्या लग रहा है बेंच पे, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका डायग्राम ये बन सकता है कि बॉडी को अलग करो और पत्थर को अलग करो। पत्थर का वेट 30 न्यूटन, ये दोनों कड़े सरफेस हैं, ये ऐसा हो जाएगा n और ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा n और ये ऐसा हो जाएगा n, है कि नहीं? बात समझ में आई? नहीं समझे? बात समझ में आई? क्या चीज खींचे भाई? ये दोनों चिपके हुए हैं, चिपके हुए तो खींच रहे हैं तभी ना चिपके होंगे, धक्का देंगे तो उड़ नहीं जाएगा पत्थर। बात समझ में आई? टेबल का भी मतलब, अच्छा दोनों नीचे लगना चाहिए यार, वो वेट नहीं दिखा रहे भाई, वेट टेबल का वेट दिखाई नहीं रहा। ये डायग्राम भी गलत है, क्योंकि दो कड़े सरफेस हमेशा एक दूसरे को धक्का देते हैं। हम दीवार पे इस तरह बैठे हुए ऐसे हैं, तो दीवार क्या कर रही है, मुझे धक्का दे रही है, और धक्का दे के रोकी हुई है। कुछ लोग कहते हैं धक्का दे रही है तो क्यों नहीं आप आगे गिर जा रहे हैं। अरे भैया उतना ही धक्का दे रही है जितने से कि मैं रुका हुआ हूं। पीछे तुम कुछ लिख रहे हो, बहुत पिटाओगे तुम, ना लायक कहीं के, आए वोट देने, समय काट रहे हैं, बोरा में भर के ले चलेंगे घर अपने। मैं ऐसे खड़ा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कहता हूं कि मैं टेबल को धक्का दे रहा हूं, डैश को, डैश मुझे धक्का दे रहा है। कहते हैं डैश धक्का देगा तो आप ऊपर नहीं उड़ जाते। अरे उतना ही धक्का दे रहा जितने से मुझे संभाला हुआ है। बात समझे? दो हार्ड सरफेस कभी भी क्या करेंगे, पुश पुल नहीं कर सकते। हार्ड सरफेसेस क्या करते हैं, पुश करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं एक दूसरे को, है ना? तो ये बात गलत है। पुल की निशानी ऐसी होती है खींचने का, पुश का निशानी ऐसा हो, है ना? खैर यहां मैं क्या करता हूं कि जब पत्थर को अलग करता हूं, टेबल को अलग करता हूं, इसका वेट यहां लग गया mg, और ये रिएक्शन यहां पे ऐसे लग रहा होगा n। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ये डायग्राम सही डायग्राम। भूल कर भी एक बॉडी का वेट दूसरे पे नहीं दिखाइएगा, भूल कर भी दो कड़े सरफेस एक दूसरे को खींचते हुए नहीं दिखने चाहिए। क्या होने चाहिए, हमेशा धक्का देते हुए दिखने चाहिए। ठीक है, इस n का नाम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। n का नाम है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है एपेरेंट वेट, आभासी भार, अविलंब प्रतिक्रिया या आभासी भार। इसका मतलब क्या हुआ, वेइंग मशीन पे आप खड़े होते हैं तो वेइंग मशीन, आपका वेट किस पे लग रहा है, आप पे लग रहा है कि वेइंग मशीन पे लग रहा है, मुझ पे लग रहा है। मेरा रिएक्शन लग रहा है टेबल पे, आप बैठे हैं बेंच पे, आपका रिएक्शन लग रहा है बेंच पे, पंखा टंगा है हुक पे, पंखे का रिएक्शन लग रहा है हुक पे, पंखे का वेट तो पंखे पे ऐड कर रहा है, एन ऐसा हो गया। कहानी कुल इतनी है कि ये हमारी पृथ्वी माता है, ठीक है, और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारी धरती माता है और यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, ठीक है। तो क्या होगा, जरा डायग्राम बना लेते हैं। ब्लॉक को अलग करो और धरती माता को अलग करो थोड़ी देर के लिए। ये इसको खींचेगी कितने फोर्स से, mg फोर्स से, और ये भी तो खींचेगा इसको mg से। जैसे गाय बछड़े को खींचती है तो बछड़ा गाय को खींचता है, आखिर गाय पृथ्वी का बछड़ा ही ना तुम लोग हो, है कि नहीं? तो क्या होगा, धरती जो है खींचेगी ब्लॉक को, तो ब्लॉक भी क्या करेगा, खींचेगा धरती को। और यहाँ पे कैसा सरफेस था, हार्ड सरफेस, ये दूसरा ये कांटेक्ट, ये इसे धक्का देगा n से, और क्या करेगा, ये इसे धक्का देगा n से। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो हमारे ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स। पहला कौन सा, mg, किसने लगाया, धरती ने, और रिएक्शन भी किसने लगाया, इस कांटेक्ट ने। तो mg किसके कारण लगा, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण लगा। तो mg कैसा फोर्स है, बोलो, फील्ड फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगा है ना। जबकि n कैसा फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट में होने के कारण लगा है। अभी अगर कांटेक्ट तोड़ दिया जाए नहीं लगेगा, हमने मेंटली इसको अलग किया है, अभी भी रखा हुआ है, ये हो रहा होगा, हम ये सोच रहे हैं। तो बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स। mg किसने लगाया, धरती ने, और n किसने लगाया, सरफेस ने, है ना। तो कौन एक्शन रिएक्शन पेयर है यहाँ पे, ये एक्शन है और ये रिएक्शन। ये बात गलत है, कभी भी एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं लगते।
एक्शन रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। जैसे मैं आपको प्रशंसा करूं और आप खुश हो जाइए, तो प्रशंसा किसने किया? मैंने। खुश कौन हुआ? तुम। तो मैं एक्शन लिया कि तुम्हारा प्रशंसा किया जाए और तुम खुश हो गए, ये तुम्हारा रिएक्शन है। बात समझ गए? मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं और मैं ही खुश हो जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्शन और रिएक्शन क्या होंगे? अलग अलग बॉडीज पे होंगे, है कि नहीं? तो एक्शन रिएक्शन पेयर ये दोनों नहीं है। लोग सोचते हैं इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन है, लोग सोचते हैं इसका नाम नॉर्मल रिएक्शन है इसलिए ये रिएक्शन है। मेरे गांव में एक लोग थे, जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहे, नाम उनका सुखनंदन था। कभी सुखी नहीं रहे, नाम सुखनंदन था। तो ये हुआ एक्शन रिएक्शन पेयर। बात समझे? एक्शन रिएक्शन पेयर ये हो गया, और यहां ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर। एक को हटाते ही दूसरा गायब हो जाता है। कभी भी फोर्सेस बिना पेयर के, अकेला फोर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। अकेला फोर्स मर जाएगा। हमेशा दो फोर्स एग्जिस्ट करेंगे, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों पेयर हैं और ये दोनों पेयर है ना? बात समझ में आई? नहीं समझे बात को? तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। अब मजे की बात ये है कि ब्लॉक पे फोर्स कितने लग रहे हैं? दो। पहला फोर्स कितने लगाया? अर्थ ने। दूसरा टेबल ने, मतलब सरफेस ने। टेबल पे ये किसका फोर्स डायग्राम है? ये फोर्स डायग्राम ऑफ क्या? अर्थ। ये अर्थ का फोर्स डायग्राम है। और ये किसका फोर्स डायग्राम है? बोलो। फोर्स डायग्राम ऑफ ब्लॉक है ये। बात समझ में आ गई? राइट। चलिए, ये मामला है। ये पेन मेरी हथेली पे है, पेन का वेट किस पे लग रहा है? हथेली पे की पेन पे लग रहा है कि नहीं? पेन मेरे कान पे रखी है, तो पेन का वेट किस पे लग रहा है? इस कान पे कि इस कान पे? किसी पे नहीं लग रहा, पेन पे लग रहा है कि नहीं? पेन का वेट पेन पे लग रहा है। एक बच्चा अपने पिता के कंधे पे बैठा हुआ है, बच्चे का वेट किस पे लग रहा है? कंधे पे, बच्चे पे। जिसका वेट है उसी पे लगेगा भाई। इसका उस पे लगाओ, झमेला पैदा हो जाएगा दुनिया में। रोज झगड़ा होगा कि मेरा वेट है तुम्हारे ऊपर क्यों लग रहा है। ये लोग अपनी सीट तो देते नहीं, है कि नहीं? ऐसा मामला है। चलो ठीक है। अब मैं एक बात कहता हूं कि ये है एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, इस हमारे हथेली पे रखा हुआ है। मैं ऊपर ले जा रहा हूं 10 मीटर पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से या 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, मैं उसे नीचे ले आ रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। एक ब्लॉक है 5 kg का, वो परमानेंट रेस्ट पे है, प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। तो और एक ब्लॉक है 5 kg का, ये जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। बात समझ में आई? नहीं समझे बात को? नहीं समझ रहे तुम लोग? कितने केस हैं बोलो? केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। 4 केस है, राइट? है कि नहीं? देखना नहीं है तो उसको देख लो पहले तुम। 4 केस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैं एक फोर्स डायग्राम बनाता हूं, आप मुझे ये बताएंगे कि ये फोर्स डायग्राम किस वाले ब्लॉक के लिए सही है। फोर्स डायग्राम ऐसा बन रहा है कि 50 इसका वेट हो गया। बताइए किसके लिए सही है? चारों के लिए, एक के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, या किसी के लिए नहीं? चौथे के लिए। हाँ ठीक बात है। और किसी के मन में कोई विचार तो वो भी बोले। हाँ, एक्शन रिएक्शन एक साथ नहीं हो सकता। कौन कर रहा है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। अरे यार, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है भाई। अब हम केवल इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, हमको तो ब्लॉक से मतलब है, तो उसका हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक्शन और ये रिएक्शन थोड़ी है। इस एक्शन का यहाँ रिएक्शन है। ये 50 से खींच रहा है, तो पीछे धरती माता यहाँ होंगी, उनको 50 से वो खींच रहा होगा। चक्कर में ना रहना, इस चक्कर मत रहना कि 50 नहीं खींच रहा होगा। धरती माता इसको खींचेगी तो ये छोड़ देगा। धरती से 50 से खींच रही हो तो ये भी धरती को कितने से खींच रहा होगा? 50 से। और ये धरती से धक्का दे रही है इनसे, तो ये भी धरती को धक्का दे रहा होगा इनसे, कम थोड़ी है। अगर धरती ने इसे 50 से खींचा है तो ये भी धरती को 50 से खींच रहा होगा। आम ही नहीं गिरता धरती पे, धरती भी गिर जाती है आम पे। ये उस चींटी से पूछो जो आम पे बैठी है कि नहीं?
तो 50 और 50 क्या हुए? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। कौन कहा कि ये एक्शन और ये रिएक्शन है? बात समझ में आई? तुम गाजर का सेवन करो जाड़े में, ठीक है। ये किसके लिए सही है? तीसरे के लिए सही है, तुम्हारा करना दूसरे के लिए सही है, तुम्हारा करना चौथे के लिए सही है। ऐसा है, पगलाओ मत, ये चारों के लिए सही है। क्योंकि बॉडी का डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे रेस्ट पे रहे, चाहे ऊपर जाए यूनिफॉर्म इलास्टिक से, कुछ भी हो, धरती तो माता है, हमेशा किधर खींचेगी? किधर खींचेगी? मुंह बाके देख कर बोलोगे किधर खींचेगी? नीचे की तरफ खींचेगी। तो कितना खींच गया? 50। और टेबल हमेशा क्या करता है? धक्का देता है। भाई कड़ा सरफेस हमेशा क्या करेगा? धक्का देगा, यहां भी धक्का देगा, यहां भी धक्का देगा, यहां खींचने लगेगा, यहां भी धक्का देगा, यहां भी धक्का देगा, यहां भी धक्का। तो ये डायग्राम चारों के लिए सही है। लेकिन n की वैल्यू हमेशा कितनी होनी चाहिए? n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50 के बराबर की कम? पगलाओ मत, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यार। n may be greater than w, greater than weight, n may be less than weight, n may be equal to weight and n may be less equal to 0, कुछ भी हो सकता है। जब हम कहते हैं कि बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर एक्सेलरेट हो रही है, तो पक्का n ज्यादा हुआ होगा 50 से, तभी एक्सेलरेट हो रही है। जब मैं कहता हूं नीचे आ रही है, तो जरूर 50 जीत गया होगा n से, तभी नीचे आ रही है। कहता हूं रुका हुआ है तो n बराबर 50, ये तो n अपने आप को मायावी जादू की तरह कम कर लेगा। n कम कर लेगा तो बॉडी किधर आने लगेगी? नीचे। n ज्यादा होगा तो किधर जाने लगेगी? बराबर होगा तो रुकी रहेगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगी, है कि नहीं? तो इन केसेस में जब वो रेस्ट पे है, तब n की वैल्यू कितनी है? 50। और यहां भी n की वैल्यू कितनी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन कितना? 0। तो n कितना हो गया बोलो बालक? 50 न्यूटन हुआ। बात समझ में आई? ठीक है। यहां क्या लिखोगे? बॉडी का फोर्स डायग्राम ऐसा है, बॉडी का एक्सेलरेशन डायग्राम ऐसा है। नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसलिए नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ होगा। कौन ऊपर की तरफ है? n। कई लोग कहते हैं 50 ऊपर बना है इसलिए ऊपर की तरफ है। भैया वो ऊपर बना हुआ है नीचे की तरफ। इतनी कृपा करिए हमारे ऊपर। 50 है ऊपर बना हुआ है यार, ऊपर बना हुआ है। मेरी उंगली एक ऊपर है और एक ऐसे है, एक ऐसे। तो अब बताओ कि ये उंगली किधर है? ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है? नीचे की तरफ है यार, ऊपर है लेकिन नहीं समझे बात। यहां नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसलिए नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा। कौन बड़ा होगा? n की 50 n। तो नेट फोर्स क्या लिखोगे? F = ma होता है। ma फोर्स होता है कि नहीं? नहीं। फोर्स में कहीं फोर्स डायग्राम में ma दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नेट एक्सेलरेशन ऊपर है, नेट फोर्स ऊपर होगा। तो n माइनस क्या लिख दोगे? 50 इज इक्वल टू मास कितना हो गया? 5। एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका? 3। तो n कितना हो गया बोलो? 65 न्यूटन हो गया। बात समझ में आई? अब देखो इस वाले में क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है इतने एक्सेलरेशन से, तो कौन बड़ा? नेट एक्सेलरेशन नीचे है, तो नेट फोर्स किधर होगा? नीचे। तो कौन बड़ा? 50 की n। 50 माइनस n बराबर क्या हो गया बोलो? नेट फोर्स 50 माइनस n बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इंटू 2। n कितना हो गया बोलो? 50 में से 10 घटाओ 40 न्यूटन आंसर। तो यहाँ पे 65 न्यूटन। यानी बड़े मजे की बात है, हम सोचते ये है कि बॉडी का वेट 50 न्यूटन है तो 50 टेबल पे भी लगा रहा होगा, लेकिन यहाँ कितना लगा रहा है? 65 न्यूटन लगा रहा है। यानी डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि 50 न्यूटन इस पे इसका वेट है और ये टेबल पे कितना लगा रहा है? ये टेबल पे 65 लगा रहा है और टेबल इस पे कितना लगा रहा है? 65 लगा रहा है। भूल कहीं मत करना कि इसका 50 इस पे लग रहा है, नादानी होगी। बात समझे? नहीं समझे? तो बॉडी का वेट बॉडी पे लगता है, यहां रिएक्शन लग रहा है। अच्छा, मान लीजिए मैं ऐसा करता हूं कि बॉडी को फ्री फॉल करने देता हूं। 5 kg की बॉडी है, लिफ्ट का केबल टूट गया, भगवान ना करे, ए की वैल्यू जी के बराबर है, फ्री फॉल करने लगा, तब आप क्या लिखिएगा? तब रिएक्शन यहां कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? फ्री फॉल करने लगे। और हो सकता है कई बार कि इसका ए का एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिए, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब क्या होगा? तब क्या होगा? कोई चीज छोड़ देते हो तो मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यहां तुम कितने से ले जा रहे हो? 12 से। पता चला कि ये जो पेन है इसको तुम हथेली पे रखे हो
और तुम इसे 12, हथेली को 12 से ले गए, हथेली को 12 से लेके चले गए, जबकि पेन कितने से जा सकती है 10। सर गधे हो क्या एकदम, 9.8 ना लाके के दिमाग में गोबर भूसा भरा हुआ तुम्हारे। सबसे करें 10 ले लो क्लास में तो एकदम ऊँट की तरह मुंह बना के 9.8 ना लाकेंगे दरिद्र। जो समझा रहे उस चक्कर मत पड़ना। अगर मैं प्लेटफॉर्म को ज्यादा एक्सेलरेशन से ले जाऊं तो पेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगा, कांटेक्ट छूट जाएगा। तो अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो एन नेगेटिव आ जाएगा, एन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके में भी जब छूट जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। यहां भी रिएक्शन क्या हुआ, 0। तो रिएक्शन की वैल्यू वेट के बराबर भी हो सकती है, वेट से ज्यादा भी हो सकती है, वेट से कम भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। यानी प्लेटफॉर्म को अगर ए से ज्यादा वैल्यू से ले जाओगे तो एन नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कांटेक्ट छूट गया है। ठीक है, ठीक बात है, राइट। इसकी प्रैक्टिस करना तुम लोग क्लास में इसमें, ठीक ना। भूता भरा हुआ तुम्हारे। सबसे करें 10 ले लो क्लास में तो एकदम ऊँट की तरह मुंह बना के 9.8 ना लाकेंगे दरिद्र। जो समझा रहे उस चक्कर मत पड़ना। अगर मैं प्लेटफॉर्म को ज्यादा एक्सेलरेशन से ले जाऊं तो पेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगा, कांटेक्ट छूट जाएगा। तो अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो एन नेगेटिव आ जाएगा, एन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके में भी जब छूट जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। यहां भी रिएक्शन क्या हुआ, 0। तो रिएक्शन की वैल्यू वेट के बराबर भी हो सकती है, वेट से ज्यादा भी हो सकती है, वेट से कम भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। यानी प्लेटफॉर्म को अगर ए से ज्यादा वैल्यू से ले जाओगे तो एन नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कांटेक्ट छूट गया है। ठीक है, ठीक बात है, राइट। इसकी प्रैक्टिस करना तुम लोग क्लास में इसमें, ठीक ना। एक 15 किलोग्राम की बॉडी है और ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। बता सकते हो यहाँ रिएक्शन कितना होगा, बताओ। और दूसरा 20 किलोग्राम की बॉडी है, वो जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रही है। तो तुम बता सकते हो कि यहाँ रिएक्शन कितना होगा। चलो बताओ, सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। ठीक है, चलिए इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। इसका वेट कितना हो गया, 150। धरती खींचेगी 150 से और ये टेबल को धक्का देगा और टेबल क्या करेगा, इसको धक्का देगा। 2 कड़े सरफेस एक दूसरे को धक्का देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया इसका डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है, फोर्स डायग्राम। नेट एक्सेलरेशन, ये कौन सा डायग्राम है, एक्सेलरेशन डायग्राम। नेट एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ। नेट फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ। कौन बड़ा, एन की 150, एन माइनस 150 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 15 इंटू 3। तो कितना आ गया होगा, एन बोलो, 195 न्यूटन। आंसर ये होगा। बात समझ में आई। इसका लिखोगे, इसका वेट कितना हो गया, 200 न्यूटन से धरती खींचेगी। नीचे टेबल है, 2 कड़े सरफेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। ये किसका फोर्स डायग्राम है, ब्लॉक का। ये बॉडी का एक्सेलरेशन डायग्राम है, ये बॉडी का फोर्स डायग्राम है। नेट एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। नेट फोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ। कौन बड़ा हो जाएगा, 200 की एन, 200। क्या लिखोगे, 200 माइनस एन, ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 20 इंटू क्या 2। तो एन कितना हो गया भाई, 200 में से 40 घटाओ, 160 न्यूटन। आंसर। बात समझ में आई। यानी क्या इसका वेट लग रहा है 200 टेबल पे ना, रिएक्शन लग रहा है। हम खड़े हैं डैश पे तो हमारा क्या लग रहा है, डैश पे रिएक्शन लग रहा है। तुम बैठे हो बेंच पे, तुम्हारा क्या लग रहा है, बेंच पे रिएक्शन लग रहा है। नहीं समझे बात, ठीक है। चलिए नाउ लास्ट प्रॉब्लम देख लीजिए। देयर आर 3 ब्लॉक्स। एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, तीसरा ब्लॉक ये है। ये ब्लॉक जो है 5 kg का है, ये 3 kg का है और ये 2 kg का है। ऐसा है। अब कई लोग को टेंशन हो गया, अगर छोटा है तो क्यों भारी है।
हो सकता है वो लोहे का हो, उसमें क्या टेंशन है यार, तुम छोटा है तो क्यों भारी है। अब बाकी सवाल दूर, इसीलिए मैं बनाया भी हूं ऐसा। अभी लो इसको 1 kg कर दूंगा, लो और टेंशन में हो क्या। तो ये बॉडी किधर जाएगी, बोलो किधर जाएगी ये, नीचे। अरे किधर भी जा सकती, लो ऊपर चली गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कर रहा है नीचे। यहाँ सब ब्रह्मा जी ऐसा नाई बजा रहे हैं बैठ के। यहाँ रिएक्शन पूछा है N1, यहाँ रिएक्शन पूछा है N2, यहाँ रिएक्शन पूछा है N3। बात समझ में आई, N1 N2 N3 पूछा है। 5 किलोग्राम का वेट किस पे लग रहा है, 3 किलोग्राम पे कि 1 किलोग्राम पे, 5 किलोग्राम। इसका वेट इस पर क्यों लगेगा, झगड़ा का काम क्यों शुरू करोगे, है कि नहीं। तो 5 किलोग्राम का वेट 5 पे लग रहा है, 3 का 3 पे लग रहा है, 1 का 1 पे लग रहा है। पहले तीनों को अलग करो, तुम फोर्स डायग्राम को ड्रा करने का ढंग सीखो, बात को समझे। हाँ, और फोर्स डायग्राम जरा बढ़िया से ड्रा करना, स्पेस लेकर के, ये नहीं दरिद्र की तरह ड्रा करना, एक ले लिए बगल में, एक यहीं ले लिए, एक यहीं ले लिए। बहुत निष्ठा पूर्वक ड्रा करते हैं सब जो है। इसका वेट कितना हो गया बोलो, 50 न्यूटन। बात समझ में आई। इसका वेट कितना हो गया, 30 न्यूटन, है ना। बीच में रिएक्शन एन आ गया था, मान लो 30 न्यूटन ना। तो न्यूटन के सम्मान में एन को कैपिटल एन लिखते हैं, पहले हम भी सम्मान में लिखते थे कैपिटल एन, लेकिन एक लोग काट दिए एन, तो 1 बराबर 30 लिख दिए। ये कैसे हो गया, तब से हम भैया एन को सम्मान जरा कम करके न्यूटन को तब से हम स्मॉल में न्यूटन लिखने लगे इस तरह। कम से कम अब तो नहीं कटा पाएंगे, अब हो सकता है कोई आए बोले एन एन कट जाएगा, कैपिटल है स्मॉल है, क्या फर्क पड़ता है। तब तो 1 बराबर 30 टी आ गया, तब तो टेंशन हो जाएगा, है कि नहीं। बस एन नॉर्मल रिएक्शन है और एन यूनिट है भाई उधर। खैर, इसका वेट 50 न्यूटन, इसका वेट कितना 30 न्यूटन, इसका वेट कितना 10 न्यूटन। यहाँ रिएक्शन कितना है N1, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, N1 N1 से धक्का देंगे। यहाँ रिएक्शन क्या है N2, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, N2 N2 से धक्का देंगे। और यहाँ रिएक्शन क्या है N3, तो ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। ये इसका फोर्स डायग्राम है, ये इसका फोर्स डायग्राम है, ये इसका फोर्स डायग्राम है। बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या लिखना, 50 नीचे और N1 ऊपर, जरा बढ़िया से लिख लिया जाए कभी कभी। यहां कौन कौन नीचे, 30 भी नीचे और N1 भी नीचे, ऊपर कौन N2। यहां कौन नीचे, 10 भी नीचे और N2 भी नीचे, ऊपर कौन N3। ऐसे बन गया। ये तो तीनों बॉडी के फोर्स डायग्राम बन गए जो कि तुम्हें बनाना आना ही चाहिए। बात समझ में आई। बॉडी का एक्सेलरेशन डायग्राम दिया हुआ है, सारी बॉडीज कितने से जा रही है ऊपर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, ठीक बात है। ये बॉडी का फोर्स डायग्राम, ये एक्सेलरेशन डायग्राम। नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स भी क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। कौन बड़ा होगा, N1 की 50, N1 माइनस नेट फोर्स हो गया। इसका मास 5 इंटू एक्सेलरेशन 2, 5 इंटू 2, तो N1 कितना आ गया 60 न्यूटन। खत्म काम। N1 60 आ गया तो उसको उठा के यहाँ रखो, 60 और 30 कितना हो गया 90। नेट एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स भी ऊपर होना चाहिए। N2 बढ़ा कि 90, N2 बढ़ा तो N2 माइनस 90 बराबर, इसका मास 3 था, 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना था 2, तो कितना हो गया N2 बताओ 96 न्यूटन, है कि नहीं। अब N2 96 आ गया तो उसको यहाँ रखो, कितना आ गया ये 106। नेट एक्सेलरेशन ऊपर है तो कौन बढ़ा, N3 की 106, N3 क्या लिखोगे, N3 माइनस 106 बराबर मास 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना 2, तो N3 कितना आ गया बोलो 108 न्यूटन। यानी उनके वेट से कोई लेना देना नहीं है, उनका रिएक्शन इस तरह होगा, एक दूसरे को इस तरह धक्का देंगे। बात समझ में आई, ठीक है। आज कुछ सीखे, चलो अब होमवर्क देते हैं तुमको अच्छा खासा।